हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे वीड साइंस पार्ट 2 के बारे में। वीड साइंस पार्ट 2 का मतलब है कि हम इसका एक पार्ट पहले बना चुके हैं। यदि आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहले वहां पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। देखिए ये वीडियो जो है यह हम सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई भी थ्योरी की बात नहीं करेंगे, जो कि आपका CSJ-MU कानपुर के द्वारा होने वाली आगामी सेमेस्टर परीक्षा एग्रीकल्चर वालों के लिए, उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करवा सके। ठीक है, देखिए टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे ज्यादा क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है कि यह जो है पेपर पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले रहा है CSJ-MU, तो शायद है कि पुराने ही जो आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे ही जो है आपका पेपर क्वेश्चन उठाए, तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पैरासाइट के बारे में कि पैरासाइट जो आपके खरपतवार होते हैं वो कौन कौन से पैरासाइट, जैसे कि टोटल रूट, सेमी रूट, टोटल स्टेम, सेमी स्टेम पैरासाइट, इन सभी के बारे में। देखिए पता तो सभी को होता है, इनकी जानकारी सभी को होती है कि हमारे स्ट्राइगा, कस्कुटा, ओरोबेंकी और लोरेंथस, इन चारों के बारे में पता होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि उन सभी को हमें क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, दिक्कत यहाँ आती है। तो देखिए हम आपको एक चीज बताएंगे, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका जो है वह उसका क्या है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरासाइट वीड की, पैरासाइट वीड की बात कर रहे हैं। अब देखिए आप पहले CLOS इस प्रकार से लिख लीजिए, CLOS यानी कि याद करिए आप, क्लोज माना बंद होता है, उसी को याद कर लीजिए, क्लोज को। ठीक है, ई इसको हटा देते हैं हम, ई को हम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा CLOS। ठीक है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया और ऊपर वाला जो है यह आपका स्टेम हो गया और नीचे वाला जो है यह आपका रूट हो गया। ठीक है, अब देखिए सी से आपका हो गया कस्कुटा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, जिसको हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यह आपका टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। कैसा है? टोटल स्टेम पैरासाइट। लोरेंथस, एल से हो गया आपका लोरेंथस, लोरेंथस जो कि आपका सेमी स्टेम पैरासाइट है। कैसा है? सेमी स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, और उसके बाद ओ से आपका हो गया ओरोबेंकी, ओरोबेंकी, ओरोबेंकी जो है नीचे आपका रूट है, तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए टोटल रूट, टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, और एस से आपका हो गया स्ट्राइगा, और स्ट्राइगा जो है यह आपका सेमी रूट पैरासाइट होता है, सेमी रूट पैरासाइट। अब देखिए इनकी बात यदि हम हिंदी में करें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हिंदी में भी बताया करो थोड़ा सा, तो देखिए समझ लीजिए, टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब होता है पूर्ण तना परजीवी। सेमी स्टेम पैरासाइट को हम हिंदी में अर्ध तना परजीवी कहते हैं, टोटल रूट पैरासाइट को हम पूर्ण जड़ परजीवी कहते हैं, और सेमी रूट पैरासाइट को हम अर्ध जड़ परजीवी कहते हैं। तो देखिए कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जो है यह आपका चौड़ी पत्ती वाली जितनी आपकी फसलें होती हैं वहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि ज्वार में स्ट्राइगा आपको देखने को मिलेगा, मक्का में स्ट्राइगा देखने को मिलेगा। ओरोबेंकी यह आपका तंबाकू का प्रमुख खरपतवार होता है जो कि टोटल रूट पैरासाइट होता है। लोरेंथस और कस्कुटा रिफ्लेक्सा, यानी कि अमरबेल आपने कई पौधों पर देखी होगी। तो ये है आपके पैरासिटिक वीड्स जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इन चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया कि टोटल स्टेम, सेमी स्टेम। जैसे ही आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, दिमाग में या पेपर में जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, उसने कहा कि हमें बताइए कि सेमी स्टेम पैरासाइट क्या है, तो आप क्लोज से लगाएंगे CL, एल पर रुक जाइए, एल बराबर लोरेंथस। लोरेंथस कैसा है? सेमी स्टेम पैरासाइट है। तो इस प्रकार से इस यदि स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो शायद है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, और कुछ क्वेश्चन आपसे जैसे पूछे जाते हैं
कि ऐसे कौन से खरपतवार होते हैं जो कि जिनकी जो जड़ें होती हैं वह सबसे ज्यादा गहरी होती हैं। ऐसे कौन से खरपतवार होते हैं जिनकी जड़ें सबसे ज्यादा गहरी होती हैं? तो देखिए, नंबर 1 पर तो आता है कांस और नंबर 2 पर आता है हिरणखुरी। कांस और हिरणखुरी, इनकी जो जड़ें होती हैं वह लगभग 4 से 6 मीटर तक नीचे चली जाती हैं। 4 से 6 मीटर तक नीचे चली जाती हैं कांस और हिरणखुरी की जड़ें। और यह जो है नीचे जाकर के क्या करती हैं, तो यदि क्वेश्चन शायद आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि जो कांस और हिरणखुरी या कांस की जड़ें या फिर जो गहरे जड़ वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं किसके पर्पज से या किस उद्देश्य से, तो वहां पर आंसर होगा पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं या पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए कांस और हिरणखुरी की जड़ें 4 से 6 मीटर तक नीचे चली जाती हैं। यानी कि जो आपका कांस होता है उसमें यदि जमीन में ऊपरी भाग में यदि उसे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वह नीचे तक खोजते हुए पोषक तत्वों में इस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को खोजता हुआ नीचे चली जाती हैं उनकी जड़ें। देखिए, कांस का जो साइंटिफिक नेम होता है, यहीं पर हम इसकी साइंटिफिक नेम की यदि हम बात करें तो कांस का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका सैकरम स्पॉन्टेनियम, और जो हिरणखुरी का साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका कॉर्नवॉल्वुलस आर्वेंसिस। कांस को हम टाइगर ग्रास के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कहीं कहीं आपसे इसके जो है कॉमन नेम भी पूछ लिए जाते हैं। यह तो आपका हो गया हिंदी नाम, साइंटिफिक नेम इसका सैकरम स्पॉन्टेनियम, और कहीं कहीं पर लोकल नेम या कॉमन नेम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो आपका कॉमन नेम होता है वह होता है टाइगर ग्रास। तो कांस को हम टाइगर ग्रास के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो फैमिली होती है वह ग्रेमनी या पोएसी होती है। कैसी, कौन होती है? ग्रेमनी या पोएसी होती है। ग्रेमनी आपका पुराना नाम है और पोएसी जो है वह आपका नया नाम है। इसकी फैमिली ग्रेमनी या पोएसी होती है। यह गन्ना घास कुल के, घास वर्गीय कुल का पौधा है, ठीक है, और यह उसी में आता है जिसमें आपका गन्ना आता है। इसीलिए गन्ने का साइंटिफिक नेम सैकरम ऑफिसिनेरम होता है, जबकि कांस का साइंटिफिक नेम सैकरम स्पॉन्टेनियम होता है। वहां जब आप गन्ने की खेती पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सैकरम स्पॉन्टेनियम नाम का एक गन्ना भी पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ खरपतवार की। तो ऐसा कौन सा खरपतवार है जो जिसकी जड़ें सबसे ज्यादा नीचे तक चली जाती हैं? तो वह है आपका कांस और हिरणखुरी, जिनकी जड़ें 4 से 6 मीटर तक नीचे चली जाती हैं। अब देखिए, कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि एक पौधे से कई बीजों का उत्पादन करते हैं। तो जब कई बीजों का उत्पादन करते हैं तो वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन पुटअप किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और वहां पर बताया जाएगा कि इनमें से सबसे ज्यादा, निम्न में से सबसे ज्यादा कौन सा पौधा बीज उत्पादन करता है। तो देखिए, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका आता है जंगली जई। जंगली जई यह जो है 1,96,000 एक पौधा, जंगली जई का एक पौधा 1,96,000 बीजों का उत्पादन करता है। जंगली जई जिसे हम एवेना फतुआ के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम एवेना फतुआ होता है। तो जंगली जई, और इसका इंग्लिश नाम वाइल्ड ओट कहते हैं। तो वाइल्ड ओट में जो है आपका एक पौधा, जंगली जई का एक पौधा लगभग 1,96,000 बीजों का उत्पादन करता है। नंबर 2 पर आता है आपका मकोय, जिसे हम सोलेनम नाइग्रम के नाम से जानते हैं। इसका जो है एक पौधा 1,75,000 बीजों का उत्पादन करता है। 1,75,000 बीजों का उत्पादन करता है। उसके बाद आता है आपका बथुआ, और बथुआ जो है, बथुआ का एक पौधा लगभग 72,000 बीजों का उत्पादन करता है। और जो है आपका चौथे नंबर पर आता है आपका अमरबेल, जिसे हम कस्कुटा रिफ्लेक्सा के नाम से जानते हैं। और कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है यह आपका टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है। तो अमरबेल जो है, इसमें जो है लगभग एक पौधा 16,000 बीजों का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो आपका जंगली चौलाई है, जंगली जई है, जंगली जई नहीं, सॉरी, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जंगली चौलाई, जंगली जई नहीं, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई एमरैंथस विरिडिस होता है। जंगली चौलाई के जो बीज होते हैं वह 1,96,000 होते हैं। मकोय जो होता है वह 1,75,000 बीज उत्पादन करता है। बथुआ चिनोपोडियम एल्बम जिसे हम कहते हैं, ये 72,000 बीजों का उत्पादन करता है। और अमरबेल के एक पौधे से लगभग 16,000 बीजों का उत्पादन होता है। यह है आपके बीज उत्पादन की बात, ठीक है।
तो देखिए यह तो हो गई आपके बीज उत्पादन की बात। अब देखिए कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे कि आपका एक रोग होता है ड्रॉपसी रोग, ड्रॉपसी डिजीज, ठीक है। तो देखिए ड्रॉपसी डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। ड्रॉपसी डिजीज जो है वह क्या होता है, एक ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है। यहीं पर हम ऑब्जेक्शनेबल वीड के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें कि ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या होते हैं। देखिए उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। और यदि आपको क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो हमने वहां पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, पूरा थ्योरी क्लास हमने आपको इसकी दे दी है। तो वहां पर हमने खरपतवारों का अच्छी तरीके से अध्ययन कराया हुआ है, तो उनको देख लीजिए, क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड वह वीड होते हैं जिनके बीज मुख्य फसल के बिल्कुल एग्जैक्टली समान होते हैं। ऐसे ऐसे खरपतवार जिनके बीज मुख्य फसल के बीजों के समान होते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड कहलाते हैं। उनको पहचानना आसान नहीं होता है, उनके बीजों को पहचानना आसान नहीं होता है। तो देखिए नंबर 1 पर जैसे कि आपका सरसों होता है, तो सरसों में सत्यानाशी, ठीक है। गेहूं में हिरनखुरी, और जो आपका बरसीम होता है, बरसीम में कासनी, और कासनी का साइंटिफिक नाम होता है चिंकोरियम इंटाइबस। बरसीम का ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, सत्यानाशी का आर्जिमोनो मैक्सिकाना, सरसों ब्रेसिका स्पीसीज, ठीक है। गेहूं टिटकम एस्टिवम या टिटकम स्पीसीज कहते हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड की यदि हम बात करें तो सरसों में यदि सत्यानाशी का पौधा जम जाता है तो वहां पर उनके बीज जो है आपस में समान होते हैं, उनको ढूंढने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्शनेबल वीड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर ये थी, हमने बात की ड्रॉपसी डिजीज की। तो एक बार क्या हुआ, 1998 की बात है, 1998 की बात है, दिल्ली में 1998 में क्या हुआ, सरसों के बीज के साथ जो सत्यानाशी का बीज था वह उनकी जो है पिराई हो गई, ठीक है। स्पेलर के द्वारा उनकी पिराई हो गई। तो सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, तो सरसों के तेल में ही सत्यानाशी के बीजों को पेर दिया गया, उनकी भी पिराई हो गई। तो वहां पर क्या हुआ, उनके उस तेल में सत्यानाशी के बीज का भी जो कुछ फ्लूइड मटेरियल था वह इसमें आ गया, इस तेल में। और यह तेल जो है आपके मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया। और यह तेल जब खाया लोगों ने जब इसको खाया तो क्या हुआ, लगभग 3000 लोग अफेक्टेड हुए थे इससे। कितने, लगभग 3000 लोग इससे अफेक्टेड हुए थे दिल्ली में, जो कि एक ड्रॉपसी नामक रोग, जिसे ड्रॉपसी नामक रोग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि सरसों में सत्यानाशी के बीज मिलने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो सरसों में सत्यानाशी के बीज मिलने से ड्रॉपसी नामक डिजीज उत्पन्न होता है। और इसे सर्वप्रथम दिल्ली में देखा गया था, जहां पर लगभग 3000 लोग मारे गए थे, इफेक्ट हुए थे, ठीक है। और यह जो है कब देखा गया था, सन 1998 में इसे देखा गया था। ऑब्जेक्शनेबल वीड में गेहूं में हिरनखुरी, इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, इनके बीजों को। बरसीम में कासनी, इनके बीजों को पहचानना मुश्किल होता है, ठीक है। ड्रॉपसी डिजीज के बारे में बात हो गई। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी आती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो आपका ज्वार का पौधा होता है या ज्वार की फसल होती है, जब ज्वार का पौधा होता है तो वहां पर एक ज्वार के पौधे में या ज्वार की फसल में एक खरपतवार उगता है, जिसे हम बरू घास के नाम से जानते हैं। बरू घास को हम साइंटिफिक नेम बरू घास का सोरगम हेलिपेंस होता है। तो बरू घास जो है, यानी कि सोरगम हेलिपेंस जो है वह आपका एक रसायन रिलीज करता है, जिसे हम HCN के नाम से जानते हैं, हाइड्रोसायनिक एसिड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोसायनिक
या धूरिन अम्ल के नाम से जानते हैं, यह जो है एक रिलीज करता है। तो यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कि आपका HCN नामक अम्ल को रिलीज करता है, तो वह है आपका बरू घास। तो बरू घास जो है यह आपकी HCN नामक अम्ल को रिलीज करती है। उसके बाद आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपका सर्प होता है, लोगों को सर्प, जैसे सर्प के द्वारा यदि किसी को क्षति होती है या काट लेता है जैसे सर्प, तो उसके लिए ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कि विष उतारने के लिए कार्य में लिया जाता है? ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कि सर्प के विष उतारने के लिए काम में लिया जाता है? देखिए, पर हम आपको बता दें कि जो आपका खरपतवार है, सर्प का विष उतारने के लिए, सर्प का विष उतारने के लिए जो आपका खरपतवार है वह है आपका ल्यूकस एस्पेरा। ल्यूकस एस्पेरा। तो देखिए, ल्यूकस एस्पेरा का उपयोग किया जाता है तो जो है सर्प का विष उतर जाता है, यानी कि जो सर्प यदि किसी को काट ले तो वहां पर सर्प का विष उतारने के लिए ल्यूकस एस्पेरा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, आपने देखा होगा इत्र पूछा जाता है कि इत्र बनाने में और इत्र बनाने के साथ साथ अगरबत्ती, इत्र बनाने के साथ साथ अगरबत्ती, इत्र बनाने में और अगरबत्ती बनाने में किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है? तो इत्र बनाने में और अगरबत्ती बनाने में आपका जो मोथा होता है, जिसे हम साइपरस रोटेंडस कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम साइपरस रोटेंडस होता है, साइपरस रोटेंडस होता है। तो इत्र बनाने में और अगरबत्ती बनाने में मोथा का प्रयोग किया जाता है। इत्र बनाने में और अगरबत्ती बनाने में मोथा का प्रयोग किया जाता है। आप जो कॉफी पाउडर पीते हैं, कॉफी पाउडर, कॉफी बनने के बाद एक डिबिया होती है, उसमें पाउडर भरा रहता है, उस पाउडर को कॉफी बनने के बाद उसमें हम डालते हैं, तो वो जो कॉफी पाउडर बनता है वह किससे बनता है? तो कॉफी पाउडर जो है वह आपका कासनी से बनता है। किससे? चिंकोरियम इंटाइबस। चिंकोरियम इंटाइबस मींस कासनी से बनता है। ठीक है। इसके अलावा कई चीजें आती हैं, जैसे कि जलकुंभी। जलकुंभी जो है, जलकुंभी से खाद बनाई जाती है, जलकुंभी से खाद बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्टली हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसका प्रयोग हम खाद बनाने में करते हैं? तो जलकुंभी। और उसके बाद मोथा का प्रयोग हम इत्र बनाने में, अगरबत्ती बनाने में करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कॉफी पाउडर, कासनी, कॉफी पाउडर बनाने में कासनी का प्रयोग किया जाता है। सर्प का विष उतारने के लिए ल्यूकस एस्पेरा का उपयोग किया जाता है। और देखिए, जैसे अभी हमने आपको ऊपर एक बताया था कांस, इसका प्रयोग हम छप्पर बनाने के लिए करते हैं, छप्पर, शेड। ठीक है, छप्पर बनाने के लिए करते हैं। उसके अलावा कई चीजें, और जैसे इसी से हम जो है टोकरी, बास्केट भी बनाते हैं, टोकरियां भी बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जलकुंभी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। जलकुंभी को हम इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ कहते हैं, और जलकुंभी का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका इकॉर्निया क्रेस्पिस। ठीक है, इकॉर्निया क्रेस्पिस जो है जलकुंभी का साइंटिफिक नेम होता है। तो जलकुंभी जो है आपकी, जिस जलकुंभी को तालाब में डाला जाता है, किसके लिए? जल प्रदूषण को दूर करने के लिए। अब जब इसे इतनी ज्यादा मात्रा में जल प्रदूषण को दूर करने के लिए डाला गया, तो वहां पर जलकुंभी ने क्या किया, एक दूसरा इफेक्ट कर दिया कि अब जिस तालाब में जलकुंभी पाई जाती है, और वहां पर इसने जलकुंभी एक स्वयं प्रदूषण को बढ़ावा देने लगी। जलकुंभी जो है स्वयं प्रदूषण को बढ़ावा देने लगी। ठीक है। तो क्या होगा, जलकुंभी जो है जिस तालाब में पाई जाती है, उस तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता है। जिस तालाब में जलकुंभी पाई जाती है, उस तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता है, जानवरों के पीने के योग्य नहीं होता है। ठीक है। तो ये बात है आपकी जलकुंभी के बारे में। इतनी बात आप समझ गए होंगे, आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपका होता है रोग। देखिए, एक रोग होता है, उसे हम रोग, ये बीमारी वाला रोग होता है, ये रोग अलग है। और ये ROGUE,
ROGUE, यह रोग अलग होता है। तो देखिए रोग प्लांट क्या होते हैं, कई बार पूछा जाता है रोग प्लांट क्या होते हैं। तो देखिए रोग प्लांट क्या होते हैं इसको समझते हैं। यदि आपने यदि आपने अपने खेत में यदि आपने अपने खेत में माना कि धान की कोई वैरायटी IR8 लगाई है, अपने खेत में धान की कोई वैरायटी IR8 का कल्टीवेशन किया है, और IR8 की वैरायटी के साथ साथ आपको कुछ पौधे जया के दिख जाएं, जया वैरायटी के दिख जाएं, तो जो जया वैरायटी है वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर हमें IR8 की जरूरत थी और यहाँ पर कुछ पौधे हमें जया वैरायटी के देखने के लिए मिल गए। माना कि कोई दूसरा पौधा वहां पर उसी जाति का, लेकिन वैरायटी अलग है लेकिन जाति एक ही है, तो एक ही जाति की कोई अलग वैरायटी का पौधा हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो वह आपका रोग प्लांट कहलाता है। कैसा प्लांट कहलाता है, रोग प्लांट कहलाता है, रोग प्लांट कहलाता है। अब देखिए रोग प्लांट जो है IR8 हमने अपने खेत में लगाया था, वहां पर जया की कुछ पौधे, जया के कुछ पौधे हमें प्राप्त हुए, तो वह जो पौधा जया का है वह आपका रोग प्लांट हो गया। अब इस रोग प्लांट को हम निकालते हैं, रिमूवल ऑफ द रोग प्लांट इज नॉन एज ए रोगिंग, इसी क्रिया को हम रोगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम रोगिंग कहते हैं। तो रोग प्लांट को, खेत में से रोग प्लांट को निकालना रोगिंग कहलाता है। यह बात आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो रोग, शायद आप समझ गए होंगे कि रोग क्या होता है और रोगिंग किसे कहते हैं, ये चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नॉक्सियस वीड क्या होता है। नॉक्सियस वीड, नॉक्सियस वीड क्या होता है, देखिए नॉक्सियस वीड वह वीड जो कि हमारे लिए वीड तो ऑलरेडी अनडिजायरेबल होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉक्सियस वीड के लिए हम क्या करते हैं, नॉक्सियस वीड वह वीड होते हैं जो कि आपको कंट्रोल करने में दिक्कत पैदा करते हैं, मींस उनका हम आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे वीड जिनका हम आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते नॉक्सियस वीड कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीड यानी कि आपसे डायरेक्टली कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ऐसे वीड या कोई ऐसा पौधा जिसका हम कंट्रोल डायरेक्टली या आसानी से नहीं कर सकते हैं, नॉक्सियस वीड, ऐसे कौन से वीड कहलाते हैं, तो वह वीड आपके नॉक्सियस वीड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जैसे कुछ चीजें होती हैं वहां पर लिखा आपको मिलेगा, इनके हम आपको फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। जैसे आपको लिखा मिलेगा DAS, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको केमिकल कंट्रोल के बारे में बताएंगे। तो केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल में वहां पर आपको DAS, DAT इस प्रकार से जो है आपको लिखा मिलेगा। तो देखिए इनके हम फुल फॉर्म आपको बता दे रहे हैं, और हो सकता है कि इनके फुल फॉर्म जो है आपको परीक्षा में पूछ लिए जाए, तो कि DAS का फुल फॉर्म ऑफ DAS का होता है, क्या होता है, तो DAS यानी कि डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि आपने कहीं कहीं लिखा भी देखा होगा कि 30 से 35 DAS इस प्रकार से आपने लिखा भी देखा होगा। तो इसका मतलब यही होता है 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग, मींस बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद हम जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यही होता है डेज आफ्टर, जिन पौधों, जिन फसलों की हम बुवाई नहीं करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वहां पर हम ट्रांसप्लांटिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा PPI, PPI का मतलब होता है प्लांट PPI प्लांट, सॉरी यहाँ पर देखिए POE से समझिए पोस्ट इमरजेंस, सॉरी पोस्ट इमरजेंस, और PE लिखा मिलेगा, PE, तो PE का मतलब होता है प्री इमरजेंस, क्या, प्री इमरजेंस। ठीक है, प्री इमरजेंस। अब देखिए प्री इमरजेंस,
इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा। प्री इमर्जेंस का मतलब होता है जब हम किसी खरपतवारनाशी का प्रयोग हम अंकुरण से पहले करते हैं तो वहां पर प्री इमर्जेंस लगाते हैं, और प्री इमर्जेंस पीई लगाते हैं। पोस्ट इमर्जेंस का मतलब होता है जब हम किसी खरपतवारनाशी का प्रयोग हम अंकुरण के बाद करते हैं तो वहां पर हम पोस्ट इमर्जेंस लगाते हैं। एआई आपने लिखा देखा होगा, कई जगह पर आपको एआई लिखा मिलेगा। एआई का मतलब होता है एक्टिव इनग्रेडिएंट, एक्टिव इनग्रेडिएंट, एक्टिव इनग्रेडिएंट। यह जो है आपको कई जगहों पर लिखा मिलेगा एक्टिव इनग्रेडिएंट। पीई का मतलब होता है प्री इमर्जेंस, पीओई का मतलब होता है पोस्ट इमर्जेंस, और डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, डीएएस डेज आफ्टर सोइंग। कल हम मतलब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। केमिकल कंट्रोल कैसे स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या जो है कैसे स्टार्ट, कब स्टार्ट हुआ, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, क्लासेस ओवर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।